ओके तो देखो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस टॉपिक का नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज नाम दे रहे हैं हम। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज रेफर्स टू व्हाट? यहां पे अगर अपनी सिक्योरिटीज की बात करें तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो बेसिकली हम शेयर्स एंड डिवेंचर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स टू सर ये अंडरराइटिंग होता क्या है, ठीक है, एंड व्हाई अंडरराइटिंग, हम लोग करते क्यों अंडरराइटिंग। तो लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये अंडरराइटिंग होता क्या है। तो बेसिकली देखो अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जो कौन करता है? कंपनी करती है। इशूइंग कंपनी किसके साथ करती है? कुछ लोगों के साथ करती है। किस पर्पस के लिए करती है एग्रीमेंट? कि अगर हम मार्केट में अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं तो कंपनीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? याद है तुम लोगों को? एक बार इसको छोड़ते हैं, हम लोग एक दूसरे पार्ट में आते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम होती है। अगर आप पब्लिक को ऑफर करोगे आईपीओ या एफपीओ कुछ भी, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस क्या होगा? एक सिचुएशन अराइज होती है दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इफ अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट अचीव्ड तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी? पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या प्रतीक याद है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। आना चाहिए सब्सक्रिप्शन। मैंने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख से, पब्लिक से 90,000 का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। व्हाट इफ अगर नहीं आया तो पूरा पैसा रिफंड करो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इश्यू। और अगर उससे डिले करोगे तो 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ रिफंड करो। प्रॉब्लम? फंड चाहिए था, फंड आया भी, वापस भी करना पड़ गया, यूज भी नहीं कर पाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका, बचने का तरीका क्या है? देखो अभी थ्योरी अपने लिखेंगे, पहले नॉर्मली कंसेप्ट समझो। मेरा कंपनी मार्केट में आईपीओ निकालने जा रहा था, ठीक है। अब आईपीओ निकालते समय मेरे को डर लग रहा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो क्या हुआ ना कि सपोज कर लो निखिल और यश के साथ ही बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे। हम बोला हम आईपीओ निकाल रहे हैं, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया तो क्या होगा। तो निखिल और यश क्या ना ये काम करता था। वो लोग क्या करता था, जो कंपनी आईपीओ या एफपीओ मार्केट में निकालता है, मतलब इशू करता है शेयर्स या डिवेंचर्स, उनका ये लोग क्या करते थे ना, गारंटी दे देते थे कि आपका सब्सक्रिप्शन की गारंटी हम लेते हैं, अगर कुछ भी शॉर्टफॉल हुआ वी विल बाय। तो निखिल बोला कि सर अरे क्या दिक्कत है, हम आपको गारंटी देते हैं ना, आपका पूरा का पूरा इशू हम सब्सक्राइब करवाएंगे। बहुत अच्छा बात है। तो निखिल बोला सर हम और यश मिलके यही काम करते हैं। हम लोग जो भी कंपनी मार्केट में आईपीओ एफपीओ निकालती है उनको गारंटी दे देते हैं कि आपका कुछ भी शॉर्टफॉल होगा वी विल बाय इट। तो इन सच केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का तो क्लॉज आया ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ऑब्वियस सा बात है, हम ये सर्विस तो सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में रेम्युनरेशन लेते हैं। हम बोला ठीक है चल एक काम करते हैं, कर लेते हैं ये काम। तो यश बोला सर बोलने से मत, ऐसे वर्बली बात मत करिए, एक रिटन एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, इन लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन था NY एंड को, निखिल यश एंड को, ठीक है। और उनके साथ क्या किया, मेरा कंपनी जो था ABC लिमिटेड, वो क्या किया, इन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है आप लोगों को हम अंडरराइटर अपॉइंट कर रहे हैं। अंडरराइटर मतलब आप लोग मेरे शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करवाओगे, ठीक है। तो इन सच केस आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जा रहा है, और सिंस अब जब आप सब्सक्रिप्शन करवाओगे तो इन सच केस हम आपको कमीशन देंगे, एंड दैट कमीशन इज नोन एज द अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। अब ये कमीशन क्या होगा, कमीशन हमेशा जनरली एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता, ये परसेंटेज बेस पे रहता है। जो भी इश्यू प्राइस होगा, इश्यू प्राइस पे दिया जाता है, उसका सर्टेन परसेंटेज हम आपको कमीशन दे देंगे जो हमारे बीच में एग्रीड होगा, राइट। तो वो कमीशन दिया जाएगा आपको, मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर, आपके लिए इनकम है। हमें कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग समझनी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको कमीशन दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब हमने अंडरराइटिंग, मतलब किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स को मार्केट में प्लेस करवाने के लिए एक एग्रीमेंट किया। तो जिनके साथ एग्रीमेंट किया दे आर नोन एज द अंडरराइटर। क्यों किया? पहला पॉइंट, क्यों किया? टू कोप अप विद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। डन। लेकिन अब सपोज कर लो ये तो मेरी कंपनी थी जिसको डर लग रहा था कि ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, राइट।
लेकिन अगर सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एफपीओ ला रहा है, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को तो मेरे ख्याल से मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा का टेंशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया, वो निखिल को और यश को अंडरराइटर अपॉइंट किया रिलायंस इंडस्ट्री। क्यों? फॉर द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्योंकि बेसिकली क्या होगा ना, अंडरराइटिंग जब होगा ना तो ये अंडरराइटर्स लोग बहुत सारा काम करेंगे, अप्रूवल करवाएंगे आईपीओ एफपीओ का सेबी से, मार्केट में प्लेस होगा उसको पूरा देखेंगे, कौन मर्चेंट बैंकर होगा, सारा चीज ये लोग देखेंगे। और अगर ये लोग को हम अपॉइंट नहीं करता तो इन सच केस कौन देखता? मेरे कंपनी का कोई स्टाफ होता, उसको हम बोलता तुम देख, और वो इस चीज में प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि वो डेली डेली सब काम थोड़ी करता है, लेकिन तुम लोग डेली यही काम करता है, तो तुम लोग इसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तुम लोग हर चीज इजीली करके निकल जाएगा, राइट। तो इन सच केस फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी कंपनीज क्या करती है, अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली क्या हुआ, अंडरराइटिंग है क्या? अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज एन एग्रीमेंट विद द कंपनी एंड द certain persons known as underwriter for what? For issuing certain number of securities among the public। यही तो है, राइट, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी कहानी लिखते हैं, ये कहानी लिखने की दरकार नहीं, ऑलरेडी अपना लिखा हुआ होगा, यस। इसमें आओ, देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो। अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट बाय विच वन पर्सन कॉल्ड अंडरराइटर takes the responsibility of taking up the shares and debentures not subscribed by the public in a public issue in consideration of commission, right। एग्रीमेंट है जिसमें वो जो पर्सन है जिसको हम अंडरराइटर्स बोलते हैं, वो गारंटी लेता है कि जो भी शॉर्ट सब्सक्रिप्शन होगा, जो पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करेगा, वो शेयर्स हम खरीद लेंगे, वो डिवेंचर्स हम खरीद लेंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपसे कुछ कमीशन लेंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अंडरराइटिंग कौन कर सकता है? हम तो यहाँ पे नाम दिया निखिल एंड यश, दो जन मिलके कर रहे थे, जरूरी है दो जन मिलके करेंगे? एक सिंगल बंदा निखिल भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंडरराइटिंग कैन बी डन बाय अ सिंगल पर्सन और जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्संस। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कमीशन इनको जो देना है वो क्या कंपनी कुछ भी फिक्स कर सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं फिक्स। यहाँ पे कंपनी का केस है ना, तो हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 40 हमें बताता है कि ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो। तो एज पर सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कमीशन दैट कैन बी पेड कैन नॉट बी मोर देन 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस इन केस ऑफ डिवेंचर्स। जो इश्यू प्राइस होगा उसका 2.5% से ज्यादा आप कमीशन नहीं दे सकते हो, एंड 5% इन द केस ऑफ जस्ट मैक्सिमम हम 4% दे सकते हैं, 2% दे सकते हैं, 1% दे सकते हैं, बट 6% नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम 5% कमीशन दिया जा सकता है इन केस ऑफ शेयर्स, एंड इन केस ऑफ डिवेंचर्स इट इज 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या होता है सबको पता है ना, क्या होता है? सपोज कर लो फेस वैल्यू 10 रुपया है, अब मार्केट में उसे क्या किया, सपोज कर लो 20% प्रीमियम पे इशू किया, तो व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 12 रुपया। इश्यू प्राइस मतलब जिस प्राइस में आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो मार्केट में। एंड अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था, अंडरराइटिंग ऐसा होता है। ये जो अंडरराइटिंग हम लोग करते हैं बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था, क्यों किया जा रहा है ये अंडरराइटिंग, रीजन क्या था, अंडरराइटिंग के पीछे लॉजिक क्या था, व्हाई अंडरराइटिंग? तो अपने अंडरराइटिंग की साथ एकदम सही बात है तुम जो बोल रहे हैं, यस यस, टू कोप अप विथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बचने के लिए ये चीज किया जाता है। और एक साथ साथ रीजन है, वो क्या रीजन था? फॉर, उतना डिटेल्स नहीं लिखना है कि आईपीओ एक्सेट्रा का वर्क देखिएगा, फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बेसिकली फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसा किया जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब बेसिकली देयर आर द टू रीजंस जिसके लिए हम लोग अंडरराइटिंग करते हैं। वन इज टू कोप अप विद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज फॉर द प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है। अब नाउ क्वेश्चन ये आता है, देखो समझो होता क्या अंडरराइटिंग में। अब अंडरराइटिंग जब होगी तो यहाँ पे एक बार कंसेप्ट समझना प्रॉपरली। यहाँ पे क्या हुआ, सपोजिंगली हम ले रहे हैं निखिल, यश एंड शिवानी, 3 अंडरराइटर्स हैं जो मेरे कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को मतलब इशू करवाएंगे। इन लोगों ने ये गारंटी दी है मेरे को, 1 लाख शेयर्स मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं। अब गारंटी देने के लिए 3 जन है ना,
तो तीनों जनों ने क्या किया, कैसे गारंटी ली, समझना एक बार, अपने लिखते हैं इंफॉर्मेशन। सपोज कर लो कि मेरी कंपनी ए लिमिटेड इशूइंग 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 50%। ठीक है, इसका मतलब इश्यू प्राइस इज 15 रुपया। इश्यू इज अंडर रिटन बाय निखिल, यश एंड शिवानी। निखिल ने अंडरराइटिंग जो ली है सपोजिंगली 40% की ली है, एंड यस ने जो अंडरराइटिंग ली है सपोज कर लो 30% की ली है, एंड शिवानी ने जो अंडरराइटिंग ली है ये भी 30% की ली है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इसका मतलब क्या हो पता है कि अंडरराइटिंग का रेशियो ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि निखिल गारंटी दिया है कि 40,000 शेयर्स वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से मार्केट में ऑफर करवाएगा, इशू करवाएगा, सब्सक्राइब करवाएगा, और यस गारंटी दिया 30% करवाएगा, एंड ये शिवानी गारंटी दी है कितना करवाएगी, 30% करवाएगी। बट इट इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी कि क्या होता है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 लाख शेयर्स में 40,000 शेयर्स को मार्केट में सब्सक्राइब करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, निखिल की, और यस की कितने की जिम्मेदारी है, 30,000 शेयर्स की, एंड शिवानी की जिम्मेदारी कितने की है, 30,000 शेयर्स। टोटल 1 लाख शेयर्स हो गए। अब ध्यान दो, अब इसको ये लोग जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो ये लोग चाहेगा ना कि अल्टीमेटली इन लोगों के थ्रू ही सब्सक्रिप्शन लिया जाए। तो देखो अभी के टाइम पे क्या होता है ना, अप्लाई करते समय आज भी होता है कि तुम फिजिकल फॉर्म लेके भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आज के दिन ऑनलाइन का टाइम आ चुका है, सब कोई ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर देते हैं, अपने ब्रोकर के थ्रू कर देते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट में अभी तक ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब अंडरराइटिंग करवाने के लिए तो हुआ क्या, सपोज करो निखिल अपने सोर्स से अंडरराइटिंग करवाना चाहता है, तो निखिल क्या करेगा, अपने थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाएगा। ठीक है, या फिर बेसिकली क्या होगा कि एक सम कंसेप्ट लो, सपोज कर लो एक बार पेपर फॉर्म में आते हैं अपने, तो पेपर फॉर्म में होगा तो क्या होगा, निखिल अपने ऑफिस में एप्लीकेशंस रखेगा, यस भी अपने ऑफिस में रखेगा, ये भी अपने ऑफिस में रखेगी। ठीक है, अब इनके कॉन्टेक्ट्स के लोग जो एप्लीकेशन लेके अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास एप्लीकेशन तो कंपनी के पास ही आएगा ना, दे आर जस्ट इंटरमीडियरी, एक लिंक का काम करेंगे, अल्टीमेटली प्रोसेसिंग तो मेरे थ्रू ही होगा, एप्लीकेशन मेरे कंपनी में ही आएगा, पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ही आएगा, खाली तुम लोग लिंक का काम करोगे, राइट। अब क्या हुआ कि इसके थ्रू मेरे पास एप्लीकेशंस आई, मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो एप्लीकेशंस निखिल के थ्रू आई है या यस के थ्रू आई है या शिवानी के थ्रू आई है, तुम लोग खुद बताओ। उसमें कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए जो पता चले ये निखिल के थ्रू एप्लीकेशन आया, ये यस के थ्रू आया है। तो बेसिकली क्या हुआ कि निखिल अपने एप्लीकेशंस में कुछ अपना स्टैंप लगा देगा, कुछ भी कोई सिंबल दे देगा, या स्टैंप लगा दिया, उसमें नाम लिखा हुआ है, कुछ भी है, यस भी वैसा ही करेगा, ये भी ऐसा ही करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उन सब एप्लीकेशंस को मैं क्या नाम दे सकता हूं, मार्क्ड एप्लीकेशंस, मार्क किया हुआ है, राइट। मतलब वो एप्लीकेशंस जिसमें अंडरराइटर्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है, दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर नोन एज मार्क्ड एप्लीकेशन। अब हमको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करते समय मेरे को अप्लाई कर, मेरे को मतलब क्या हो, सपोज को मिस्टर ए है, उसको अप्लाई करना है, तो वो क्या किया, वो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के बगल से जा रहा था, तो वहां पे देखा एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है आईपीओ, तो वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लिया और अप्लाई कर दिया, वैलिड एप्लीकेशन है। बट एक चीज सोचो, उस एप्लीकेशन में वो तो निखिल के ऑफिस से नहीं लिया, शिवानी के ऑफिस से नहीं लिया, तो उसमें कुछ मार्किंग होगा क्या, नहीं होगा। तो इन सच केस उस एप्लीकेशन को क्या बोलोगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मतलब एप्लीकेशंस जिसमें अंडरराइटर्स का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं रहता है, सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर नोन एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, राइट ना। तो मार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होता है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होता है, क्लियर है। अभी हम लोग इसी में थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं इसको लेके। अब यहां पे आओ, सपोज कर लो एप्लीकेशंस received for
80,000 शेयर्स, out of which marked applications were as follows. मार्क्ड एप्लीकेशंस ये है जो हम बता दे रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूं निखिल के नाम से जो एप्लीकेशंस आई थी दैट आर 30,000, यस के नाम से जो एप्लीकेशन आई थी दैट 30,000, एंड शिवानी के नाम से जो मार्क्ड एप्लीकेशंस आई है, इसको 30,000 नहीं करते, 25,000, 20,000 and 15,000. These are the marked applications. ठीक है, तुमसे सम्स में पूछा जाएगा फाइंड आउट अंडरराइटर्स लाइबिलिटी, मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी कुछ आ रही है क्या, ये बताना है, राइट। अभी हम कमीशन वाला पार्ट इसमें लिया ही नहीं है, अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी बताना है। हम लोग इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स टर्म में बात करेंगे कि तुम्हारी कितने शेयर्स को खरीदने की लाइबिलिटी आएगी। तुम मेरे को यही तो गारंटी दिया था, एग्रीमेंट तो यही किया था कि शॉर्ट सब्सक्रिप्शन हम खरीदेंगे, तो तुमको कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा कंपनी का, वो लाइबिलिटी होगी तुम्हारी अंडरराइटर की। हमें यही बताना है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इस चैप्टर में यही करना है, अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी बताना है, नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म्स में, उसके अलावा वैल्यू टर्म में भी जाना होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे समझो। आई थिंक तुम लोग को मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्लियरली समझ में आ गया। जिसमें रबर स्टैंप लगा हुआ है अंडरराइटर्स का मार्क्ड एप्लीकेशन, जिसमें नहीं लगा हुआ है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यही तो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है उसकी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 अंडरराइटर्स हैं। कौन कौन है, निखिल, यश एंड शिवानी। एकदम रफ फॉर्मेट में बना रहा है, अभी उसके बाद हम लोग सम्स लेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में करके समझेंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब हुआ अगर एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ ना, तो तुमको कितने शेयर्स लेने पड़ जाएंगे, निखिल को लेने पड़ जाएंगे 40,000 शेयर्स। ये हम लोग जो कर रहे हैं इन शेयर्स टर्म स्टेटमेंट बना रहे हैं। निखिल को लेने पड़ जाएंगे 40,000 शेयर्स, यश को लेने पड़ जाएंगे 30,000 शेयर्स एंड शिवानी को लेने हो जाएंगे 30,000 शेयर्स, राइट। पब्लिक ने तो सब्सक्राइब कर दिया ना, एप्लीकेशन आ गई ना। देख, अगर एक भी सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो निखिल को 40,000 शेयर्स लेना पड़ता, लेकिन पब्लिक तो सब्सक्राइब कर लिया ना, यानी उतना शेयर्स जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया उतना तुम लोगों को नहीं खरीदना पड़ेगा। क्लियर, तो हटा देते हैं ना, उतना लाइबिलिटी कम कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को साफ साफ पता है निखिल के थ्रू कितने एप्लीकेशंस आए, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। निखिल के थ्रू कितने एप्लीकेशंस हैं, 25,000 शेयर्स के, एंड यस के थ्रू कितने शेयर्स के एप्लीकेशंस आए, 20,000 के एंड 15,000। इनकी लाइबिलिटी इतने से कम हो गई ना, अब इतना शेयर्स इनको नहीं खरीदना पड़ेगा। एक बार ब्रेक लो, फाइंड आउट करो, तो कितने शेयर्स इनको खरीदने पड़ जाएंगे, 15,000, 10,000 और 15,000। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि टोटल सब एप्लीकेशन कितने की आई थी, टोटल एप्लीकेशंस 80,000 शेयर्स की आई थी, जिनमें मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने की थी, काउंट करो, 60,000। इसका मतलब अगर ये मार्क्ड एप्लीकेशंस थी तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितने की थी। हम लोग क्या करेंगे, 80,000 में से अगर हम लेस कर दे 60,000 मार्क्ड एप्लीकेशंस, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 20,000 इज द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कंपनी के पास आया जरूर, लेकिन एक चीज सोचो, पूरे 1 लाख शेयर्स को मार्केट में प्लेस करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी, अंडरराइटर्स की। ठीक है, तो मार्क्ड एप्लीकेशंस आया, मतलब साफ साफ पता चला ये तो शेयर्स का एप्लीकेशन निखिल के थ्रू आया, शिवानी के थ्रू आया, यश के थ्रू आया। जो अनमार्क्ड आई वो कंपनी के पास डायरेक्ट आई।
लेकिन अल्टीमेटली तो वो लाइबिलिटी रिड्यूस तो अंडरराइटर्स का करेगी ना, क्योंकि वो 1 लाख का ही पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उसमें अब कंपनी क्या करे, क्या बायस्ड हो जाए, पूरा का पूरा 20,000 शेयर्स जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आया है पूरा का पूरा बेनिफिट क्या यस को दे दे, तो क्या करे, रेशियो में बेनिफिट देंगे। मतलब अनमार्क्ड मतलब मेरे को नहीं पता क्योंकि किसी के नाम से तो आया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, हम तुम्हें ही बेनिफिट देंगे, तुम्हारे लाइबिलिटी को कम करेंगे, क्योंकि मेरे को तो मार्केट में 1 लाख शेयर ही प्लेस करना है, तो इन सच अ केस तुम्हारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। बट अब यहां क्वेश्चन आता है तुम्हारे स्पेसिफिक नाम से नहीं आया, तो हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, रेशियो में एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन कम्स टू विच रेशियो, तुम्हारी लाइबिलिटी का रेशियो, जो तुम्हारी लाइबिलिटी का रेशियो था दैट वाज 4:3:3। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, अब लेस करने वाले हैं, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जो 20,000 है, जिसको आप किस रेशियो में करोगे, इन 4:3:3। कितना कितना बताओ, 8,000 6,000 6,000। इसका मतलब अब देखो कितने शेयर्स बचे, 7,000 4,000 9,000, यही शेयर्स बचे ना। तो दिस इज द नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स मतलब क्या हुआ, अब ये समझ में आया कि निखिल को 7,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी के, एंड यश को 4,000 शेयर, शिवानी को 9,000 शेयर्स। एक बार टोटल तीनों को काउंट करो ना, तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 20,000। और शॉर्ट सब्सक्रिप्शन कितने का हुआ था, 20,000 का। शॉर्ट सब्सक्रिप्शन 20,000 का हुआ था क्योंकि पब्लिक को आपने ऑफर किया था 1 लाख शेयर्स के लिए, पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स, तो देयर इज अ शॉर्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 शेयर्स। तो वो 20,000 शेयर्स इनको खरीदना था, बट इनको किसको कितना खरीदना था, क्योंकि 3 अंडरराइटर्स है, वही तो अपने को फाइंड आउट करना था। इसमें मेरे को पता चल गया इन दिस वे कि निखिल को 7,000 शेयर्स खरीदने होंगे, शिवानी को 9,000 शेयर्स खरीदने होंगे, यश को 4,000 शेयर्स खरीदने होंगे कंपनी से, एंड इसके बदले कंपनी क्या करेगा, इन्हें कमीशन देगा, राइट। सपोज कर लो अब हम कमीशन की बात करते हैं कि कमीशन जो है एट द रेट 4% था, ठीक है। कमीशन 4% देने की बात थी, 4% दे सकते हैं ना कमीशन, विद इन लिमिट है, शेयर्स का केस है 5% तक दे सकते हैं, हम 4% दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स टू कमीशन कितना होगा निखिल का, यश का एंड शिवानी का, ये तुम लोग खुद सोचो एक बार बताओ। देखो कमीशन कितना मिलना चाहिए, निखिल जितने शेयर्स की गारंटी दिया था 40,000 शेयर्स की, यस 30,000 शेयर्स की, एंड शिवानी 30,000 शेयर्स की। एक बार निखिल का निकालते हैं, तो निखिल का कमीशन जब हम लोग निकालेंगे, निखिल्स कमीशन भाई वो 40,000 शेयर्स के लिए गारंटी लिया था, अगर एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं होता ना, इसको खरीदना पड़ता, तो कमीशन इसके पूरे 40,000 शेयर्स की इश्यू वैल्यू जो होगी उसके ऊपर मिलेगा। तो 40,000 शेयर्स की इश्यू वैल्यू कितनी है, इंटू 15, इसके ऊपर हम उसे 4% कमीशन देंगे। हाँ कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, एक ही बात आना, ठीक है ना। कमीशन टोटल जो लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी होगी उसकी जो इश्यू वैल्यू होगी उसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा एज पर द रेट जो एग्रीमेंट में फिक्स होगी, ठीक है। ओके तो ये कंसेप्ट था। तो इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन समझ में आया। देखो एक बार वापस से जो थ्योरी लिखा हुआ है उसमें समझते हैं। यहां पे देखो हम ऑलरेडी थ्योरी में देख के रखा है व्हाट इज मार्क्ड एप्लीकेशंस। देखो मार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब क्या था, applications these applications bear the stamp of the underwriter and the credit of these applications are given to individual underwriter। जो तुम लोग किया इसके नाम से जो एप्लीकेशन आया वो इसी की लाइबिलिटी को रिड्यूस किया। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस क्या था, these applications do not bear stamp of underwriter and इनकी क्रेडिट हम लोग कैसे देते हैं, for the credit of these applications following points are relevant। क्या है, if the entire issue is underwritten the credit for these application is given to the underwriter either in the ratio of their gross liability or liability after deducting the marked application। तब क्या हुआ, जनरली अपने दो तरीके से लेते हैं, एक होता है ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो, तुम लोग अभी क्या किया था यहां पे, दिस वन इज ग्रॉस लाइबिलिटी, कुछ नहीं बोला जाए तो ऑलवेज ग्रॉस लाइबिलिटी का ही रेशियो लेते हैं।
अदरवाइज कई बार सम स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है, उसमें वो लोग बोलता है कि मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के बाद जो रेशियो आएगा ना, उस रेशियो में बियर किया, मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो वो ये रेशियो होगा। सम स्पेसिफाई करेगा, नहीं स्पेसिफाई करेगा तो ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ये हम लोग फुल अंडर राइटिंग का बात किया, तुम लोग पूरा अंडर राइटिंग लिया था ना। ये जो अपने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को 4:3:3 में डिवाइड किया ना, वो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो था। सब में कई बार स्पेसिफाई कर देगा कि जो ये तुमको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को डिवाइड करना है वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में नहीं, ग्रॉस लायबिलिटी से मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके रेशियो में एडजस्ट कर। नहीं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को सिर्फ ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है, बट वो स्पेसिफाइड रहेगा तो, अदरवाइज नहीं। तो स्पेसिफाइड रहेगा तो अपने को साफ साफ सम बोलेगा, हम लोग को समझ में भी आएगा। अब ये केस क्या था ना, जब इश्यू इज फुल्ली अंडर रिटन। फुल्ली अंडर रिटन मतलब मेरा कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर ऑफर किया, पूरा वो 1 लाख शेयर ही तो ये लोग अल्टीमेटली अंडर राइटिंग ले लिया था ना। अगर पार्शियल अंडर राइटिंग होता तो, पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब क्या हो ना, मेरा कंपनी अंडर राइटिंग सिर्फ 60,000 शेयर का ही दिया, लेकिन पब्लिक ऑफर कितना शेयर कर रहा है, 1 लाख शेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है मेरा 40-50,000 शेयर तो ऐसे ही इशू हो ही जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनरेट नहीं है, और 60,000 शेयर ये लोग सब्सक्राइब करवाएगा, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का झंझट नहीं रहेगा। तो किया ऐसा। तो अब जब पार्शियल अंडर राइटिंग होता है ना, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट कंपनी पहले किसको देता है? हाँ, ऑब्वियस बात है, वो बोलेगा 40,000 शेयर तो मेरा जो भी रहेगा वो ऑलवेज ही अनमार्क्ड रहेगा ना। तो जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ रहा है मेरा 40,000 शेयर का है, लेकिन अब 40 से ऊपर अगर सपोज करो अनमार्क्ड एप्लीकेशन 50,000 शेयर का आ गया, तो क्या करेगा? 40 तक तो एडजस्ट हो गया खुद का, और 10,000 का बेनिफिट किसको दे देगा? तुम लोगों को दे देगा। किस रेशियो में देगा? जो तुम्हारा ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है। नहीं, तो यहां पे देख क्या बोल रहा है, इफ द एंटायर इश्यू इज नॉट अंडर रिटन, आगे पढ़ना, इफ द एंटायर इश्यू इज नॉट अंडर रिटन, first the credit goes to the account of the portion not underwritten, and the rest will be apportioned in the same manner as discussed above. अकाउंट नॉट अंडररिटन मतलब क्या हुआ? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जो कंपनी अंडरराइट नहीं करवाया है, तो पहले कंपनी, हम यहां पे बोल दिया कंपनी खुद बेनिफिट ले लेगा, और यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा क्रेडिट गोज टू द अकाउंट ऑफ द पोर्शन नॉट अंडररिटन, ठीक है ना, उससे एडजस्ट होगा, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो अंडरराइटर से एडजस्ट होगा। और सम्स के थ्रू समझते हैं इसको फिर क्लियरली। तो ये पार्ट हुआ मार्क्ड और अनमार्क्ड का। अब एक कंसेप्ट और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पता है? फॉर्म अंडर राइटिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर्म अंडर राइटिंग, इसमें कंसेप्ट इतना ही है, मतलब कंसेप्ट जो होगा ना वो आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है? फॉर्म मतलब कन्फर्म अंडर राइटिंग। देखो होता क्या है, कन्फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है? तुम लोग अगर किसी ऐसे कंपनी का शेयर्स का अंडरराइटिंग लिया है जो नया नया कंपनी है, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन में अभी डर लग रहा है, तब तो फॉर्म अंडरराइटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। फॉर्म अंडरराइटिंग का सवाल कब उठता है? सपोज कर लो तुम क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एफपीओ निकला, निखिल को, यश को एंड शिवानी को अंडरराइटर बनाया गया। अब ऑब्वियस बात है, शिवानी के मन में भी था कि रिलायंस का शेयर्स मेरे को भी मिल जाए, क्योंकि जब उसका शेयर्स मार्केट में एफपीओ आएगा तो उसका शेयर्स जो होगा सपोजिंगली 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। तो अगर 50 टाइम्स या 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है तो सबको क्या शेयर्स मिलेगा? तुम लोग अगर आईपीओ में कभी अप्लाई किया है या देखा है पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आईपीओ में अलॉटमेंट जल्दी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। हमारे साथ भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, रिजेक्शन हो सकता है, प्रोराटा अलॉटमेंट हो सकता है, पॉसिबल है। तो अब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, प्रतीक के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तुमको तो एज अ पब्लिक ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मिल गया शेयर्स तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी बात है। लेकिन यश के पास तो ऑप्शन है, वो कंपनी से डायरेक्ट डील कर रहा है। शिवानी के पास ऑप्शन है, कंपनी से डायरेक्ट डील कर रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, तुम लोग जब मेरे कंपनी के साथ एग्रीमेंट बनवा रहा था अंडरराइटिंग का, तो निखिल बोला, जो कंपनी जिसके साथ भी बैठ के एग्रीमेंट बन रहा था, बोला देखिए हम लोग तो आपके कंपनी के अंडरराइटर्स हैं, तो इन सच केस हम लोगों को एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, कंफर्म शेयर्स चाहिए कि ये शेयर्स हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले तो वो नानुकुर कर रहा था, तो ये लोग बोला ठीक है, तो हम लोग अंडरराइटिंग ही नहीं लेंगे। और ये लोग बेस्ट अंडरराइटर्स था, तो कंपनी भी चाहता था कि इन लोग को अपॉइंट करे।
तो बोला ठीक है। तो निखिल को बोला तुमको कितना शेयर्स चाहिए, ये बोला 10,000 शेयर्स चाहिए, और वो बोला 5,000 शेयर्स चाहिए, और उसके साथ साथ शिवानी बोलती है 5,000 शेयर्स चाहिए। मतलब फर्म अंडरराइटिंग मींस क्या हुआ कि अंडरराइटर्स लोगों को जब कंफर्म शेयर्स अलॉटमेंट की के लिए एग्रीमेंट कर दिया जाता है तो सच नंबर ऑफ शेयर्स आर नोन एज द फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, तो इन सच केस क्या हुआ कि इन लोगों को कंफर्म है उतना शेयर्स मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है इन लोग को मिलेगा तो इन लोग को पैसा तो देना पड़ेगा, अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो दो सिचुएशन है, वन इज ये लोग पब्लिक की तरह अप्लाई करें, और दूसरा पब्लिक की तरह नहीं अप्लाई करेगा, बोलेगा लास्ट में तो मेरे साथ एडजस्टमेंट होगा ना, मेरा कमीशन एक्सेट्रा का वहां पे एडजस्ट कर देंगे। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, सम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस वेरी करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन है व्हाट इज फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग मीन कंफर्म अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स टू द अंडरराइटर्स, दैट इज नोन एज अ फर्म अंडरराइटिंग। तो अब एक चीज सोचो, फर्म अंडरराइटिंग भी अल्टीमेटली क्या करेगा, पहले से जैसे सपोज के लिए इसको 40,000 शेयर्स का अंडरराइटिंग था ना, ग्रॉस लाइबिलिटी, यस का 30,000 शेयर्स का था, एंड तुम्हारा कितने शेयर्स का था, 30,000 शेयर्स का। तुम लोगों ने बोल दिया 10,000 शेयर्स तो हम लेंगे, यस भी बोल दिया 5,000 शेयर्स तो हम लेंगे, और ये बोल दी हम लेंगे 5,000 शेयर्स। तो उसमें तो सब्सक्रिप्शन वाली बात ही नहीं, सब्सक्राइब हो गया ये शेयर्स तो, है ना। तो सब्सक्राइब हो गया इसका मतलब लाइबिलिटी तो कम हो गया ना। निखिल का कितना लाइबिलिटी कम हुआ, यस का 13। तो फर्म अंडरराइटिंग मतलब क्या हुआ, वो शेयर्स जिसके लिए कंफर्मेशन अंडरराइटर्स पहले से दे देता है, दैट इज फर्म अंडरराइटिंग, एंड दैट शुड बी ट्रीटेड एज, किस एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो तुम उसे, मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह, और बेटर है मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। डन। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कंपनी कंफर्म तो कर दिया ठीक है, वो जनरली कंपनी नहीं करता है, एकेडमिकली सम्स में किया जाता है। बेसिकली क्या होगा ना, बोलेगा ठीक है तुम लोगों को 10,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स दिया जाएगा, लेकिन इसको हम मार्क्ड एप्लीकेशंस नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशंस बोलने का मतलब निखिल का लाइबिलिटी 10,000 शेयर से कम होगा। बोलेगा नहीं, मार्क्ड एप्लीकेशंस नहीं मानेंगे, हम इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ही मानेंगे। अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानोगे तो होगा क्या, जो तुम्हारा लाइबिलिटी रिडक्शन का रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। तुमको 10-5-5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा 10 + 5 + 5 20,000 करना पड़ेगा, और उसको किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो। ये डिफरेंस आ जाएगा, वो सब में बताया हुआ रहेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कंसेप्ट होता नहीं है भाई, तुम्हारे नाम से जब कंफर्म अलॉटमेंट है तुम्हारी लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं फर्म अंडरराइटिंग होता क्या है, समझ में आ गया ना सभी को। देखो फर्म अंडरराइटिंग क्या है, इट इज अ फर्म कमिटमेंट बाय एन अंडरराइटर टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। कमिटमेंट होता है अंडरराइटर्स का, इतने शेयर्स को हम खरीदेंगे ही, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज फर्म अंडरराइटिंग। So the firm underwriting shall be deducted from the gross liability first, and the calculation shall be done without considering the firm underwriting. ऑब्वियस बात है, जो हम बोला तुम्हारी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, लेस कर देंगे। अब बाद में कुछ एडजस्टमेंट है, तुम पब्लिक की तरह अप्लाई किए हो एप्लीकेशन के लिए, नहीं किए हो, वो डिपेंड करता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेशंस कर लिए, अच्छा देखो क्या बोला है, इफ द क्रेडिट इज टू बी गिवन फॉर द फर्म अंडरराइटिंग टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। हाँ, इस वर्ड को ध्यान रखना, कई बार तुमको बोलेगा फर्म अंडरराइटिंग्स बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, इसका मतलब क्या पता है, फर्म अंडरराइटिंग शुड बी ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। बस इंडिविजुअल मतलब निखिल का कमिटमेंट का बेनिफिट निखिल को ही मिलेगा, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशंस। लेकिन अगर तुमको ऐसा बोल दे क्रेडिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, तो क्या करेंगे, अनमार्क्ड मान लेंगे। तो इसका मतलब दो शैल बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये है फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग मतलब सिंपली हुआ कमिटमेंट बाय द अंडरराइटर्स टू सब्सक्राइब फॉर सर्टेन नंबर। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग कैसे करें। अकाउंटिंग करने के लिए देखो, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग फॉर्मेट तो फॉलो किया ही था, फिर से एक देखो फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट बनेगा। स्टेटमेंट में आप क्या लोगे, ग्रॉस लाइबिलिटी लोगे, उसमें से फर्म अंडरराइटिंग लेस करोगे, एंड साथ साथ एक और पार्ट लेस करोगे। वो क्या पार्ट रहेगा, मार्क्ड एप्लीकेशंस। उसके बाद क्या करोगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस लेस करोगे,
फिर लिखा हुआ है कुछ ऐड या लेस सरप्लस का एडजस्टमेंट होगा, फर्म अंडरराइटिंग ऐड होगी, वो अभी नहीं समझते, सम्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, पहले एक बार सम में आते हैं, सम के थ्रू मूव ऑन करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करें। तो इसमें सम नंबर 1 ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 रीड कर लो, सम क्या दिया हुआ, प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। सम देख लो क्या है, जे लिमिटेड 20,000 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, कैसे अंडरराइटिंग हो रखी है, दिया हुआ है। फर्म अंडरराइटिंग भी गिवन है, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग्स बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस वेयर इतना। वो इस टर्म से तुमको समझना पड़ेगा कि अंडरराइटर्स ने पब्लिक की तरफ फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया है क्या, क्या बोल रहे हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। तब क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास जो आया, जो एप्लीकेशंस आई, उसमें फर्म अंडरराइटिंग का एप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पब्लिक की तरह अप्लाई नहीं किया है, लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। अब अपने सम्स में आते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। देयर आर 3 अंडरराइटर्स ना, प्रॉब्लम नंबर 1, और इसमें स्टेटमेंट बनेगा, जर्नल एंट्रीज भी कुछ पास होगी बेसिक सी। स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लाइबिलिटी, अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी का स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर्स, इनका नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। और ये जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो किस टर्म्स में बना रहे हो, किस मतलब बेसिकली इन शेयर्स है ना, ये इन रुपीस तो नहीं है। जनरली स्टेटमेंट में वैल्यू रहती है, मॉनेटरी वैल्यू रहती है, रुपीस में रहता है। ठीक है, बट यहाँ शेयर्स में है तो स्पेसिफिकली मेंशन कर देना इन शेयर्स। अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी। देखो 20,000 शेयर्स ऑफर किया गया था, क्या फुल्ली अंडर रिटर्न है, यस फुल्ली अंडर रिटर्न है। देख 12,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 फुल्ली अंडर रिटर्न है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी 12,000, 5,000, 3,000। अब अपने आ जाओ कुछ वर्किंग्स पे ध्यान देना, जहां पे हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन आया है, मतलब टोटल एप्लीकेशंस आई है 10,000 शेयर्स की, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है। हम लोग यहां पे इसको वर्किंग्स में दिखाना, वर्किंग्स दिखाने की आदत डालना। वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ वर्किंग्स में मार्क्स ये दिखा, ठीक है। अच्छा देखो मार्क्ड एप्लीकेशन तो साफ साफ पता है, तो अभी हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना, अब तुम लोग बोलेगा नहीं अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो सर इजीली निकल जाएगा, 1 मार्क डिडक्टेड, चला गया 1 नंबर, तो मत करना, वर्किंग कर लेना। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस में हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड। टोटल एप्लीकेशंस कितने की रिसीव्ड हुई है, और एप्लीकेशन शेयर्स के टर्म में है, कितनी एप्लीकेशंस हैं 10,000, 20,000 तो ऑफर किया था, इसमें से लेस कर दो मार्क्ड एप्लीकेशंस। और मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी कितनी है, 2,000, 4,000, 1,000, ए की 2,000,
बी की 4000 ना एंड सी का 1000, टोटल मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी हो गई 7000, यानी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है 3000, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 3000। ये जो टोटल एप्लीकेशंस थी ये एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है, दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, लिखा हुआ था साफ साफ। अच्छा अब अपने आ जाओ यहां पे सम्स में मूव करते हैं, ये क्लियर है। यहां पे इनकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, जो जो शेयर सब्सक्राइब्ड हो रहे लाइबिलिटी हटाते जाओ लेस। यहां पे सम्स में कहीं भी बोला है कि ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग है इसका बेनिफिट किस तरीके से देना है, इंडिविजुअली देना है कि ओवरऑल देना है, बोला है सब में कहीं? फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट होता है ना, फॉर्म अंडरराइटिंग क्या करता है तुम्हारी लाइबिलिटी को कम करता है, तो ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग तुम्हारी लाइबिलिटी को कम करेगा, कि एक्सक्लूडिंग बोला अलग पार्ट है, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं इसका बेनिफिट मतलब इसका क्रेडिट किस तरीके से देना है, इंडिविजुअली देना है कि इंडिविजुअली नहीं देना है, कुछ बोला है? अगर इंडिविजुअली देना होता तो क्या करेंगे, जिसके नाम से कमिटमेंट है उसी का लाइबिलिटी को कम करेंगे, और इंडिविजुअली नहीं देना होता तो क्या करते हैं, सारे फॉर्म अंडरराइटिंग को प्लस करते और अनमार्क्ड की तरह ट्रीट कर देते, है ना। बट यहाँ बोला नहीं है कुछ, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, जिसके नाम का कमिटमेंट है उसी को बेनिफिट दो, मतलब ट्रीट फॉर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशन। तो इसका मतलब 1600 शेयर्स, 600 शेयर्स, 2000 शेयर्स लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग को वी आर टेकिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर्म अंडरराइटिंग 1600 और 600 और 2000, मार्क्ड एप्लीकेशंस भी है ना, मार्क्ड एप्लीकेशंस, मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी कितनी आई है 2000, 4000, 1000, उससे भी आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक बार रुक जाओ और कैलकुलेशंस कर लो, यहां कैलकुलेशंस करते समय देखो कितना कितना अमाउंट हो रहा है, माइनस करो, कैलकुलेट करो। 8000 पहला वाला, और सेकेंड वन 400, थर्ड वन 0, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अभी तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बचा हुए हैं, उनका बेनिफिट भी तो इनको देंगे, तो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, एंड द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब 12:5:3, मतलब 12:5:3 के रेशियो में आप अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को डिवाइड कर दोगे। एक बार डिवाइड करो, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 3000 है, 1800, 750 और 450, डन। एटी 400 प्लस 400 कहां से बोल रहे थे, किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, किसको डिवाइड किए, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को, एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ये रहा 3000। अच्छा अब मेरे को ये तुम लोग बताओ कि इसको करने के बाद यहां पे कितना अमाउंट बचा, 6600, हियर इट इज नेगेटिव कितना 350 और यहां 450। नेगेटिव का मतलब क्या होगा ना कि बी और सी के नाम से ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, ऑब्वियस बात है, ज्यादा एप्लीकेशंस तो हम अलॉट ही नहीं कर पाएंगे ना ज्यादा शेयर्स, तो ये जो ज्यादा एप्लीकेशंस भी है उसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा, जिसकी कम एप्लीकेशंस आई हुई है। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, तुम लोग देखो फॉर्मेट में एक पार्ट था ना जो अपने फॉर्मेट देख रहे थे, हम बोले बाद में डिस्कस करेंगे, ये रहा एड या लेस सरप्लस ऑफ एनी अंडरराइटर क्रेडिटेड टू अदर्स इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। यहां पे तो क्या हुआ ना, 2 जन का सरप्लस है, 1 जन का डेफिसिट है, तो ऑब्वियस बात है एक ही से एडजस्टमेंट होगा, तो इसका ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो का कोई काम ही नहीं लेगा। सपोज कर लो यहां पे ऐसा होता कि ये 6600 है और ये भी पॉजिटिव है, सी भी, खाली सरप्लस इसका है, तो ये सरप्लस का बेनिफिट किसको मिलेगा, ए और सी को मिलता, किस रेशियो में, उनके ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में, मतलब 12:3 में। ऐसा सिचुएशन आता तो जो आएगा अभी अपने नेक्स्ट हम करेंगे, तो
यहां पे क्या होगा, यहां पे अपने लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस क्या एडजस्टमेंट किए, इससे 350 रिमूव कर दिए, इससे 450 रिमूव कर दिए। रिमूव मतलब पॉजिटिव साइन में रखो ना, रिमूव हो जाएगा। और ये 350 प्लस 450 कितना हुआ, 800। ये क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा। मतलब मान लेंगे ये 350 450 जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, वो एप्लीकेशन जो आई है वो किसके नाम से आई है, ए के नाम से आई है। तो ये एडजस्ट कर दिए, और एडजस्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अब निकालेंगे नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी कितनी आ जा रही है, 5800, इसका 0, इसका 0। इसका मतलब क्या हो पता है, इसका मतलब हुआ कि ए को इन दिस इंटायर प्रोसेस ए को 5800 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी से, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है, एक और क्वेश्चन, यहां पे हम इसको अंडरलाइन तो कर दिया, इसमें यहां पे ध्यान दो, ये जो फर्म अंडर राइटिंग वाला अमाउंट है, इसके लिए अंडरराइटर्स क्या पब्लिक की तरह अप्लाई किया था? अगर पब्लिक की तरह अप्लाई कर दिया था तो पैसा दे चुका होगा। पब्लिक की तरह अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन के साथ पैसा तो देना पड़ेगा ना, दे चुका होगा। लेकिन क्या वो लोग पब्लिक की तरह अप्लाई किया था, यस और नो? कैसे समझ में आएगा, लिखा हुआ है ना टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। इसका मतलब पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग की एप्लीकेशन नहीं थी, ठीक है। सोचो अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म अंडर राइटिंग की नहीं थी, इसका मतलब मेरे को ए से 1600 शेयर्स का पैसा लेना है। तुम खुद ले रहे हो तो तुमसे तो लेना ही होगा ना। और बी से 600 शेयर्स का लेना है, एंड सी से 3000 2000 शेयर्स का पैसा लेना है, तो वो तो तुम्हारी लाइबिलिटी में ऐड होना चाहिए ना। क्या हुआ ना कि फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब अंडरराइटर्स बोला कि ये शेयर्स तो हम अपने घर लेके जाएंगे, हम खरीदेंगे। तुम कंफर्म कर दिया, पहले ही बोल दिया था कि ये शेयर्स हम ही लेंगे, तो तुम लोगे तो पैसा भी तो तुम ही दोगे। तो यहां पे क्या तुमने पब्लिक की तरह अप्लाई किया था? नहीं, तो नहीं किया तो पैसा दो। तो क्या हुआ ना, जैसे ये अंडर नेट लाइबिलिटी आया, नेट लाइबिलिटी कितने शेयर्स का आया कि अल्टीमेटली क्या होगा कि ए खाली 5800 शेयर्स खरीदेगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में खरीदेगा, जो वो खुद के लिए ले रहा है उसका पैसा तो वही देगा ना। क्वेश्चन इस पैसा दे चुका है, पैसा दे चुका है कैसे पता चलेगा, अगर वो पब्लिक की तरह अप्लाई कर चुका होगा तो। यहां तो किया नहीं है, तो इसका मतलब पैसा देगा। देगा तो ऐड करो, ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग। यहां पे इन सच अ केस नेट लाइबिलिटी मत लिखना। तो फर्म अंडर राइटिंग कितने कितने की थी, 1600 शेयर्स, 600 शेयर्स, 2000 शेयर्स। मतलब अब पता चलेगा नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स कितनी आई है। दिस इज नेट लाइबिलिटी। 600, 2000 और इधर कितना शेयर्स है, 5800 प्लस 1600, दैट इज 7004। आया समझ में? दिस इज द कंसेप्ट। नहीं, अपने पहले मान के किए कि पब्लिक की तरह तुम्हारा लाइबिलिटी कम हो गया। एडजस्ट करने के, हाँ हाँ, राइट राइट। मतलब एक बार माना जाता है फॉर्म अंडर राइटिंग इसकी जनरल पब्लिक के थ्रू आया है तो लाइबिलिटी कम हुआ। बाद में तो भाई पैसा तो अल्टीमेट तो पैसा तो तुम ले रहे हो तो तुम ही को देना है, तो तुम्हारे में ऐड कर दिए। लेकिन कब ऐड नहीं करते, अगर फॉर्म अंडर राइटिंग जो होता ना वो इंक्लूडेड रहता किसमें, एप्लीकेशंस में, तो इन सच केस तुम तो पैसा पहले ही दे चुके हो उसका, तो इन सच केस लास्ट में वो जाके ऐड नहीं होता। डन। तो ये एक सम्स की अपने बहुत इजी सा सिंपल सा। अब एक और सम करते हैं। नेक्स्ट सम नंबर, नहीं इसमें इतना ही करना। देख क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा तो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, और अगर थोड़ा इसको बढ़ाएगा 10 नंबर के लिए करेगा तो इन सच केस इसमें जर्नल एंट्रीज एटसेट्रा भी डालेगा, ठीक है। होगा होगा। ये जो तुम लोग अभी सम्स किया वो 5 मार्क्स के लिए बहुत इजी है। अपने तो समझ समझ के कर रहे थे इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज तो एकदम सिंपल है। अब अपने और सम नंबर 2, एक बार सम नंबर 2 रीड करो।
ठीक है, तो वर्किंग सजा के नहीं करना है ना, वर्किंग तुम लोग नॉर्मली कर दो ना, रफली कर दो, वर्किंग सजा के नहीं करना है। हाँ ठीक है, वर्किंग नोट क्या, वर्किंग नोट एक बार ऊपर लिख दे, बाद में तो 1 2 3 लिख के कुछ भी कर देना, बस इस तरह वर्किंग करना। हाँ एकदम अच्छे से ड्राइंग नहीं करना है, उसमें रफली करना है, बस इतना रफली मत करना कि समझ में ही ना आए। चलो अब सम नंबर 2 पढ़ो, करके बता रहा है, इसमें जर्नल्स भी एटसेट्रा, ठीक से समझ, ये प्रॉपर सम हो जाएगा एक तरह से। और अंडरराइटिंग तुम जो बोल रहा था ना अपने किए हुए हैं, वो अंडरराइटिंग कमीशन का जर्नल एंट्री किया हुआ है, अदर देन कैश कंसिडरेशन। हाँ हाँ वो उसमें भी किया हुआ है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ कंपनी मेड अ पब्लिक इश्यू ऑफ 1,25,000 शेयर, 100 रुपए का, 50 रुपए एप्लीकेशन में पेबल है। इंटायर इशू अंडर रिटन बाई 4 पार्टीज है, ABCD इस तरीके से है, अंडर द टर्म्स एग्रीड अपॉन, उनको 2% कमीशन देना है। ABCD का फर्म अंडर राइटिंग भी है, टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस वेयर 90,000 शेयर्स, मार्क्ड एप्लीकेशंस इतनी है, दैट्स इट। यहां पे भी पहले ये डिसाइड करो फर्म अंडर राइटिंग का पैसा आ चुका है क्या, नहीं है, एक्सक्लूडिंग बोला है मतलब नहीं आया है, ठीक है। अब पहले अपने फॉर्मेट में आते हैं, सब नंबर 2, 4 अंडर राइटर हैं, स्वांगी समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से। जर्नल्स इसमें थोड़ी लिखेंगे, वो तो स्टेटमेंट में थोड़ी लिख पाएगा, जर्नल्स अलग से लिखना। स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लाइबिलिटी, ये हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इन शेयर्स टर्म्स कर रहे हैं। अंडरराइटर्स आर A, B, C and D पर्टिकुलर्स। और अपने आ जाओ इसमें ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है, दिया हुआ है ना ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटीज है, देखो स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, 1,25,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया था, ये इंटायर इशू अंडर रिटन था 30%, 25%, 25% एंड 20% में, है ना। तो चलिए एक बार कैलकुलेशंस करिए, 1,25,000 का 30% ग्रॉस लाइबिलिटी, 1,25,000 का 30% कितना हो गया, 37,500। नेक्स्ट वन 31,250, सी का भी 31,250 ना, एंड डी का कितना परसेंट अंडर राइटिंग था, 20%, 20% मीन्स 25,000, डन। और अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, हाँ 30, तो इसको डिवाइड कर लो, ऐसे ही रहने दें, ठीक है, काम लगेगा बाद में। अच्छा अब अपने यहां पे एक काम करो, लेस कर देते हैं, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, बोल बोल, हाँ हाँ रेशियो ही है वो, तो उसको हम रेशियो पूछा था, लेकिन एक्चुअली ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, तो हमारा इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, काम तो लगेगा ही रेशियो का। रेशियो क्या हो जाएगा अपना 6:1,
5:4 हम रेशियो पूछ रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फर्म अंडरराइटिंग है। फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस भी लेना पड़ सकता है, अनमार्क्ड भी लेना पड़ सकता है। याद करो मैंने बोला था मार्क्ड एप्लीकेशंस कब लेना, जब इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को उसका बेनिफिट दिया जाएगा, इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा तो अनमार्क्ड ले लेना। सम्स में बोला रहेगा, कुछ बोला है तो क्या करना है, मार्क्ड ही लेना है। तो फर्म अंडरराइटिंग कितने कितने की है, 4,000, 6,000, नील और 15,000। लेस फर्म अंडरराइटिंग 4,000, 6,000, नील और कितना है 15,000 ना। अब अपने आ जाओ मार्क्ड एप्लीकेशंस, मार्क्ड एप्लीकेशंस, मार्क्ड एप्लीकेशंस लेस करना है, तो मार्क्ड एप्लीकेशंस भी तो गिवन है, दिया हुआ है ना। तो 24,000, 20,000, 12,000 and last one is 24,000। अब एक काम करो, रुक जाओ और इसमें नेट कैलकुलेशंस कर लो। ठीक है ना, यही है ना, लास्ट वाला 14,000 नेगेटिव है। अब क्या करना है, मेरे को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट में दिखा देना, वर्किंग नोट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। हम लोग बात करेंगे टोटल एप्लीकेशंस मिली कितनी, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 90,000 लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस मतलब टोटल ऑफ दीज एप्लीकेशंस 80,000। इसका मतलब बैलेंस कितने शेयर्स बच गए, 10,000 दैट आर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये छोटा सा वर्किंग दिखाना जरूर, ये बहुत इजीली हो जाएगा कैलकुलेटर में, लेकिन ये दिखाना होगा। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 10,000 से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है प्रतीक। तो अब क्या करें भाई, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस कर देते हैं। शिवानी समझ में आ रहा है ना। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को किस रेशियो में लेस करोगे, लेस अनमार्क्ड applications, unmarked applications in the ratio of their gross liability, and the ratio is 6:5:4। इसलिए रेशियो निकलवाया। हाँ तुम बोल सकता था कि उस अमाउंट का 30%, 25%, 25%, 20% ले लो, एक ही बात है, कर सकता। बताओ कितना कितना अमाउंट आ रहा है, 3,000, 2,500, 2,500 एंड 2,000। ये करने के बाद हम लोगों को एक अमाउंट मिल गया, मतलब सारा एप्लीकेशंस का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब सरप्लस का एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। 6,500, 2,750, 16,750 और लास्ट वाला क्या, अच्छा लास्ट वाला तो 16,000 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब यहां पे समझो, वहां पे तो 2 जन का सरप्लस था, एक ही जन को देना था, कोई रेशियो यूज नहीं हुआ। यहाँ पे डी का सरप्लस है, तो वो किसको मिलेगा, 3 जन को, ए बी सी को, किस रेशियो में,
ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में उनके, दैट इज 6:5:5। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, लेस मत लिखना क्योंकि किसी में ऐड होगा किसी में लेस होगा, लिखो एडजस्टमेंट ऑफ डी सरप्लस इन 6:5:5। 6:5:5 में उसके सरप्लस को एडजस्ट करेंगे, तो इसका सरप्लस तो यहां से खत्म हो जाएगा। अब इसको 16,000 को 6,000, 5,000 एंड 5,000 इधर एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करने के बाद फिर अब देखो बैलेंस कितना बच रहा है, ये तो खत्म हो गया। 11,750 और इधर 2,250 सरप्लस और इधर 500, यानी अब बी के सरप्लस को आप एडजस्ट करोगे किन में, ए और सी में, डी में नहीं, डी का काम खत्म। तो अपने आ जाओ, एडजस्टमेंट ऑफ बी सरप्लस बिटवीन ए एंड सी इन 6:5 ना, तो डिवाइड करो, नहीं है ना ना, जितना आएगा उतना लेना पड़ेगा, पूरा पहले एडजस्ट करो, तभी तो तुम यहां पे भी नेगेटिव आया ना, वो तो पूरा देना पड़ेगा बेनिफिट, बाद में एडजस्ट होगा। तो 2,250 को 6:5 में बांटो, 1,227 विच 1,102, मतलब ये 2,250 तो कैंसिल हो गया, दिस वन इज 5, मतलब ए का कितना हुआ 1,023, 1,027, 1,022 आई, पहला 1,027 है निखिल, पहला 1,227 है, वापस से लिख दे 1,227 और इधर है 1,023, ठीक है। अब इसके बाद आओ, हाँ ना 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 ना, अब इसके बाद आओ, नेक्स्ट क्या होगा, देखो किसका ज्यादा आ गया, किसका सरप्लस आ गया फिर से, ए का कितना, नहीं नहीं सी का नहीं है, इसमें आ रहा है 1,0,727 और यहां पे आ जा रहा है शायद 727, हाँ हाँ 727 ही तो नेगेटिव आ रहा है, सरप्लस है उसका। अब उसका सरप्लस का बेनिफिट किसको मिलेगा, अब तो एक ही बंदा बचा, उसी को देना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ एज सरप्लस 727 इससे एडजस्ट हुआ, यहां पे माइनस कर देंगे, नील नील 10,000, मतलब अगर अब इससे फर्म अंडर राइटिंग का पैसा लेना है तब तो सही बात है, इसमें ऐड कर दो, दे रहे हैं भाई तुमसे 10,000 शेयर्स का तो पैसा लेना है, फर्म अंडर राइटिंग का भी लेना है, लेकिन अगर वो फर्म अंडर राइटिंग का पैसा दे चुका है तब नहीं लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व, यहीं पे नेट लायबिलिटी आ जाएगा। सोचो क्या फर्म अंडर राइटिंग का पैसा वो दे चुका है, ऐड करो, ऐड फर्म अंडर राइटिंग, कितना कितना था फर्म अंडर राइटिंग, 4,000, 6,000 और 15,000, तो दिस इज नेट लायबिलिटी। लेकिन ये नेट लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स निकला है, ठीक है। अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस और करना,
ये समझ में आ चुका सभी को? नेक्स्ट आओ। हाँ, एडजस्टमेंट ए इसका सरप्लस का एडजस्टमेंट सी से की है, एडजस्टमेंट ऑफ ए सरप्लस जो सी में एडजस्ट हुआ, राइट, क्योंकि सी का देख अब बचा ही नहीं ना, सी तो बचा था तो उसी से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट आओ, अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम अंडर राइटर्स। अंडर राइटर को देना है या उससे लेना है, ये अमाउंट कैलकुलेट करके देना होगा। ये तुम्हारा रुपी टर्म में रहेगा, इन रुपीस, और इसमें भी फॉर्मेट में वही फॉर्मेट रहेगा अपना जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। ये जो सम अपने कर रहे हैं ना, ये तुम लोगों से पूछेगा तो 10 मार्क्स के लिए। जर्नल एंट्रीज भी नहीं, आंसर का पार्ट है, पार्ट नहीं। ए बी सी एंड डी पर्टिकुलर्स। कमीशन कितना देना है, सब में कुछ बोला है क्या? बोल दिया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग लाइबिलिटी निकाल लिए शेयर्स के टर्म में। अब हम लोग बात करेंगे भाई अंडरराइटर्स को कितना देना है, कितना लेना है, नेट अमाउंट देख के बताओ। लाइबिलिटी में तो रुपी टर्म में भी बताना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे अंडरराइटर से कितना रुपया लेना है। तो हम लोग पहले लिख रहे हैं अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम, कितना अमाउंट लेना है। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ए से अगर बात करें, बी से बात करें, सी से और डी से, कितना कितना लेना है सोचो। अरे भाई तुम्हारी नेट लाइबिलिटी कितनी निकली, 4000 शेयर्स का पैसा लेना है तुमसे मेरे को, है ना। तो 4000 शेयर्स का कितना अमाउंट लेना है। अभी तो एप्लीकेशन का ही पैसा लेना है, अलॉटमेंट तो जब ड्यू होगा तब लेंगे, है ना। तो अभी 50 रुपया लेना है। कुछ प्रीमियम वगैरह है क्या? नहीं। तो ठीक है, हम यहां पे लेंगे कितना, इससे लेंगे 4000 शेयर्स इंटू 50, एंड बी से कितना लेंगे, 6000 शेयर्स इंटू 50, एंड सी से कितना लेंगे, 10,000 शेयर्स इंटू 50, एंड डी से कितना लेंगे, 15,000 शेयर्स इंटू 50। अब इसका अमाउंट कितना कितना आ रहा है ये तुम लोग बता दो। पहले का ए का कितना हुआ, 2 लाख, बी का 3 लाख, 5 लाख, और कितना, 7.5 लाख हो गया ये, ठीक है। ये तो रिसीवेबल का बात हुआ। पे कितना करना है, अमाउंट पेबल टू, कितना अमाउंट हमें पे करना है उन्हें। तो पे करना है तो हम अंडरराइटर को क्या देंगे, कमीशन देंगे। ए को, बी को, सी को एंड डी को कितना कितना कमीशन देना है। देखो अगर मैं ए की कमीशन की बात करूं तो ए को हम कितना कमीशन देंगे। कमीशन तो भाई जितने का वो लाइबिलिटी लिया था उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, मतलब 37,500। तो 37,500 शेयर्स इनटू व्हाट इज द इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस इज नॉट 50, इश्यू प्राइस इज 100 इंटू 100, इसका कितना परसेंट, 2%। इसी तरह बी का कैलकुलेशंस करो, बी का कैलकुलेशंस कितना है, बी की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी, 31250 ना, 31250 इंटू 100 इंटू 2%। इसका सेम है सी का, एंड डी का कितना है, 25,000 इंटू 100 इंटू 2%। अब अमाउंट बताओ कितना कितना है।
62,500, तो थर्ड का भी 62,500, 75,000, 75,000, लास्ट वन 50। अब तुम लोग खुद सोचो, नेट अमाउंट रिसीवेबल है कि पेएबल है? कंपनी के पॉइंट से सोच रहे हैं, कंपनी को उससे ए से 2 लाख रुपया लेना है, देना 75,000 है, तो रिसीवेबल है, हर केस में रिसीवेबल है ना। यहां पे अपने नीचे लिख देंगे नेट अमाउंट, देयरफॉर नेट अमाउंट रिसीवेबल। इसको चाहो तो तुम लोग नाम दे दो, दिस इज ए, दिस इज बी, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो ए माइनस बी। तो नेट अमाउंट रिसीवेबल कितना हो गया? फर्स्ट केस में हो गया 1,25,000, सेकेंड केस में 237,500, थर्ड केस में 437,500, फोर्थ केस में 7 लाख। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ, अब जर्नल एंट्रीज है। हो गया यहां तक? अब जर्नल एंट्रीज में आते हैं। जर्नल्स इजी है, जर्नल्स तुम लोग बहुत जल्दी कर लेगा। तो जर्नल्स तो इशू, शेयर्स जो इशू करते हैं वही वाला जर्नल एंट्रीज है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान दो, 1,25,000 ऑफर करवाए थे, जिसमें 50,000 एप्लीकेशन में पेएबल था। अलॉटमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री भी अभी नहीं करेंगे, सब में बोलेगा तो ही करेंगे, मतलब एप्लीकेशन वाला एंट्री ही करना है। और अंडरराइटर को कमीशन देना है, उसकी एंट्री पास करनी है। तो अंडरराइटर को कमीशन जो देना है उसकी एंट्री ना ऑलरेडी हम लोग शेयर्स इशू में समझे थे, इसलिए एक बार यहाँ पे भी फिर से समझाता है। अंडरराइटर को जो कमीशन देना है उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स। अभी लास्ट क्लास ही इश्यू ऑफ शेयर्स वाला एंट्री में समझे थे, अदर देन कैश कंसीडरेशन में। उसके बाद अंडरराइटर्स को हम क्या दे रहे हैं, अगर शेयर्स देंगे तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और कैश देंगे तो अंडरराइटर्स टू बैंक। अब अपने सम्स में आ जाओ। एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, अपने एंट्री क्या पास करनी है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितना होगा? एप्लीकेशन आपको कितने शेयर्स की मिली है, लिखा हुआ है देखो। 1,25,000 का कहां एप्लीकेशन मिला? यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 90,000 शेयर्स ओनली। 90,000 इंटू 50, ये सम जो तुम लोग कर रहे हो ना, पूरा कॉम्पैक्ट सम हो गया। मतलब देखा जाए तो कंसेप्ट खत्म अंडरराइटिंग, और कुछ नहीं है अंडरराइटिंग में, यही है। खाली पार्शियल अंडरराइटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो भी इजी है, मतलब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर अपना फिनिश्ड हो जाएगा। हो गया। अब क्या करें, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करो। नेक्स्ट आओ, यहां पे समझना थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहां पे क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 90,000 शेयर्स इंटू 50 रुपया, राइट। थोड़ा स्पेस देके लिख रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 इंटू 50। कैपिटल में तो पूरा ट्रांसफर होगा भाई, अंडरराइटर्स तो ले लिए ना। मेरा कैपिटल तो पूरा 1,25,000 का शेयर्स का होगा, क्योंकि अगर जो शेयर्स नहीं इश्यू हुआ वो तो तुम लोग अंडरराइटर्स खरीद रहे हो ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशंस का पैसा मिल गया तो एप्लीकेशन के थ्रू आ गया, बाद बाकी क्या करेंगे, अंडरराइटर्स ले लेंगे। तो अंडरराइटर्स से लेंगे तो उनके अकाउंट को डेबिट करो, ए इज अकाउंट डेबिटेड, ए से कितना लेना है, बी इज अकाउंट डेबिटेड, बी से कितना लेना है, सी इज अकाउंट डेबिटेड।
हाँ हाँ, अमाउंट ड्यू जो उनसे लेना है। एंड डी इज अकाउंट डेबिटेड, डी से कितना लेना है? तो देखो तुम लोग अभी अभी कैलकुलेट किया था, मेरे को ए से 2 लाख रुपया लेना है जो 4,000 शेयर है उसका। 90,000 शेयर तो पब्लिक से आ गया ना, एक बार ये सारे शेयर्स को प्लस करो, 4,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, जो शेयर शॉर्ट सब्सक्राइब्ड है वही है 90,000। 1,25,000 माइनस 90,000, उतना ही शेयर चाहिए। तो ए से कितना रुपया लेना है? तुम कैलकुलेट कर चुके हो तो बार बार थोड़ी कैलकुलेट करोगे। ए से 2 लाख रुपया लेना है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपया लिख दो। चाहो तो लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। कितने शेयर्स का लेना है? 4,000 शेयर्स पे 50 रुपया लेना है। बी से कितना लेना है? 6,000 शेयर्स पे 50 रुपया लेना है। उस पे 10,000 शेयर्स पे 50 रुपया लेना है। 15,000 शेयर्स पे 50 रुपया लेना है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, पूरी एंट्री पास हो गई। एप्लीकेशन का काम कंप्लीट, अलॉटमेंट अभी करना ही नहीं है। ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, अब अंडरराइटर्स का पार्ट भी तो सेटल कर दो। अलॉटमेंट का एंट्री जो जब होगा नॉर्मल एंट्री होगा, अब अंडरराइटर से मतलब नहीं है, तुम नॉर्मल शेयर होल्डर हो, पैसा दो। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट एंट्री, तो वो नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक कर पा रहे ना तुम? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड। यस, टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट। अंडरराइटर का नाम पता है ना, उनका नाम लिखो। टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट, टू डीज अकाउंट। इसमें भी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेटेड है, 75,000 62,500 करके 75,000 62,500 62,500 and 50,000 in total 5500। 2,50,000। क्या क्या कैलकुलेशन कर रहा है सब कोई मिलके? हो गया। अब क्या करना है? फाइनल सेटलमेंट अंडरराइटर से, जितना पैसा लेना है ले लो, देना है तो दे दो। लेना है अंडरराइटर से पैसा, ऑलरेडी हमारा कैलकुलेशंस किया हुआ है, ये रहा नेट अमाउंट रिसीवेबल। इसीलिए तो कि बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, रिसीव कर लो, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट, टू डीज अकाउंट। अमाउंट लिख दो, बताइए तुमको। और अगर तुम वैसे नहीं कैलकुलेट करते तो यहां से पता चलता इतना लेना है इतना देना है, एडजस्ट कर लो। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रखे हैं। 1,25,000 ए से लेना है, बी से कितना लेना था? 237,500, इससे लेना था 537,500, राइट ना? 437 437,500। डी से कितना लेना है? 7 lakhs। हो गया सम कंप्लीट। यस, ये था कंप्लीट अंडरराइटिंग। मतलब सम यही है, पूरा मैक्सिमम सम अंडरराइटिंग में यही है। एक पार्शियल अंडरराइटिंग वाला कंसेप्ट रहेगा जो अपने नेक्स्ट क्लास करके कुछ सम प्रैक्टिस करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। हाँ, थोड़ा एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन, वो पार्ट खाली हट जाएगा। तो वो शेयर्स जो जैसे एप्लीकेशन जो आया अनमार्क्ड, वो एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करेंगे, उतना सा काम है। समझ में आ गया ना? तो ये समझ के रखना, वापस से एक होमवर्क तो ले लो। दिस वन, ये सम होमवर्क है, सम नंबर 3। इतना इजी सा चैप्टर है, तुम लोग बैठे बैठे ही सॉल्व कर देगा रफली, है कि नहीं? पहला पहला कैलकुलेशन नहीं, रफली करके ना, पहला कैलकुलेशन नेट लाइबिलिटी वाला पार्ट उतना तो कर ही सकता है। वांगी तुम भी कर लेना।
वो अच्छा हाँ भेज दे रहा अभी। ओके चलो बाय बाय।